hell do you mean by that? तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये दौलत, ये पोजीशन, ये इज्जत अपना जमीर, अपने जज्बात बेचकर हासिल किए? अभी तुमने देखा ही क्या? यहाँ जमीर और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। ईमानदार हो, सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कोई करा के देख ले। तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। काशीराम, ये कहानी शोहरत की नहीं, अधूरे सपनों की है। ये उन लोगों की दास्तान है जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया, लेकिन अपनी जिंदगी में वो सब पा नहीं सके जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालियां किसी इंसान की तन्हाई भर सकती हैं? भारतीय सिनेमा के कुछ ऐसे महान नाम जो पर्दे पर अमर हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे अकेले रह गए। संजीव कुमार, जिनकी खामोशी भी संवाद बन जाती थी, गुरुदत्त, जो सिनेमा से आगे निकलना चाहते थे, और राज कपूर, जिनका सबसे सच्चा सपना दुनिया ने बहुत देर से समझा। यह वीडियो उन फिल्मों की नहीं, उन कलाकारों की अधूरी जिंदगियों की बात करता है जहां सफलता थी, सम्मान था, तालियां थीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन भी था जिसे न पैसा भर सका न शोहरत। क्योंकि कभी कभी सबसे महान कलाकार सबसे अधूरी जिंदगियां जीते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही नाजुक भी। आइए अब उन अधूरे सपनों की ओर बढ़ते हैं जो पर्दे पर अमर हुए लेकिन पीछे छूट गए। कहीं अंदर अकेलापन, कहीं अधूरापन, और इन अधूरे सपनों में सबसे पहले नाम आता है उस कलाकार का जिसने सिनेमा को उसकी सबसे गहरी उदासी दी, गुरुदत्त। गुरुदत्त, जिनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में एक मध्यम वर्गीय कोंकणी सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता शिवशंकर राव पदुकोण हेडमास्टर और बैंकर थे और मां वसंती शिक्षिका व लेखिका। परिवार के कामकाज और आर्थिक हालात के कारण उनका बचपन कोलकाता में बीता, जहां बार बार घर बदलना पड़ा, कभी किराए के छोटे मकान, कभी अस्थायी ठिकाने। यह कोई स्थिर बचपन नहीं था, न जड़ें थीं न ठहराव। शायद यही वजह थी कि गुरुदत्त बाहर से हमेशा शांत, कम बोलने वाले और गंभीर दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से असाधारण रूप से संवेदनशील थे। वही संवेदनशीलता आगे चलकर उनके सिनेमा की आत्मा बन गई। वह बॉलीवुड के उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स में से एक थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं और दर्द की अभिव्यक्ति बनाया। उनके लिए सिनेमा रोशनी, कैमरा और गीतों का खेल नहीं था, बल्कि इंसान के भीतर चल रही टूटन, सवाल और पीड़ा को पर्दे पर उतारने का माध्यम था। प्यासा 1957 और कागज के फूल 1959 आज विश्व सिनेमा की क्लासिक्स मानी जाती हैं। लेकिन गुरुदत्त के लिए ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं थीं, ये उनके अपने जीवन के जख्म थे जो रील पर उतर आए थे। गुरुदत्त की महत्वाकांक्षा सफलता तक सीमित नहीं थी। वह ऐसी फिल्में बनाना चाहते थे जो समाज की सच्चाइयों को आईना दिखाए, जहां हीरो तालियां नहीं बटोरता बल्कि हारकर भी इंसानियत की मिसाल बनता है। प्यासा का विजय दरअसल वही कलाकार था जिसे समाज तब तक नहीं समझता जब तक वह पूरी तरह टूट ना जाए। यह फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी ही पीड़ा, उपेक्षा और अस्वीकार को जिया था। विडंबना यह थी कि प्यासा की सराहना के बावजूद गुरुदत्त को भीतर से सुकून नहीं मिला। वह परफेक्शन की तलाश में खुद को लगातार जलाते रहे। इसके बाद आई कागज के फूल, एक ऐसी फिल्म जो अपने समय से बहुत आगे थी। सिनेमा के भीतर सिनेमा की यह कहानी असल में एक फिल्म मेकर की बर्बादी की कहानी थी। दर्शक उस दौर में इसे समझ नहीं पाए। फिल्म की कमर्शियल असफलता ने गुरुदत्त को गहरा झटका दिया। यह सिर्फ एक फिल्म की नाकामी नहीं थी,
यह उनके आत्मविश्वास, उनके सपनों और उनके अस्तित्व पर सीधी चोट थी। उस असफलता के बाद गुरुदत्त बदलने लगे। कैमरे के पीछे वही इंसान था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। वह और प्रयोग करना चाहते थे, गहराई में जाना चाहते थे, लेकिन अब डर भी साथ चलने लगा था। डर अस्वीकृति का, डर अकेले रह जाने का। बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्मों में उनकी सोच की झलक मिलती है, लेकिन वह खुद उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाए। जैसे उनकी रचनात्मक उड़ान को बीच आसमान में ही रोक दिया गया हो। निजी जीवन में भी गुरुदत्त गहरे अकेलेपन से जूझ रहे थे। गीता दत्त से शादी, बच्चे, नाम और शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद रिश्तों में दूरी बढ़ती चली गई। भावनात्मक अस्थिरता, लगातार आत्मसंदेह और अधूरे सपनों का बोझ उन्हें धीरे धीरे अवसाद की ओर ले गया। शराब और नींद की गोलियों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली गई। पहले 2 बार उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया, जो दर्शाता है कि उनके भीतर लंबी और थकाने वाली लड़ाई चल रही थी। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 वर्ष की आयु में गुरुदत्त की मृत्यु नींद की गोलियों और शराब के ओवरडोज से हुई। आधिकारिक रूप से इसे आत्महत्या घोषित नहीं किया गया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अंदर से बेहद टूट चुके थे। गुरुदत्त का सबसे बड़ा अधूरा सपना यही रह गया कि वह खुद से आगे निकल सकें, और भी सच्ची और भी निर्भीक फिल्में बना सकें। आज उन्हें एक लीजेंड के रूप में याद किया जाता है। उनकी फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं और दुनिया भर में उनकी सराहना होती है। लेकिन त्रासदी यह है कि जिस इंसान ने सिनेमा को अमर बना दिया, वह खुद अपने जीवन में कभी चैन से जी नहीं पाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही नाजुक भी। और कभी कभी सिनेमा को अमर बनाने वाले लोग खुद अधूरे रह जाते हैं। इसी अधूरेपन की एक और गवाही है राज कपूर की कहानी। उन्हें यूं ही शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं कहा जाता। आवारा, श्री 420, बरसात जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि सोवियत यूनियन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक अपनी पहचान बनाई। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, अब पाकिस्तान में, एक अभिनय परिवार में हुआ। वह कपूर खानदान के तीसरे पीढ़ी के सदस्य थे। एक ऐसा परिवार जहां अभिनय और फिल्में जीवन का हिस्सा थीं। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर अपने समय के प्रसिद्ध स्टेज और फिल्म अभिनेता थे। 1930 के दशक में परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ ताकि पृथ्वीराज अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। नए शहर में बसना, स्कूल बदलना और शुरुआती चुनौतियां, इन सब ने राज कपूर के भीतर संवेदनशीलता और अकेलेपन के बीज बो दिए। बाहर से वह हमेशा चमकदार और आत्मविश्वासी दिखाई देते थे, लेकिन अंदर एक संवेदनशील और कभी-कभी अकेला बच्चा रहा। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनके सिनेमा में झलकती है। लेकिन जितना चमकदार उनका सार्वजनिक चेहरा था, उतना ही संवेदनशील और अकेला उनका अंदरूनी संसार था। और इसी अंदरूनी दुनिया का सबसे सच्चा प्रतिबिंब थी मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर 1970 राज कपूर की सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मकथा थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो दूसरों को हंसाने के लिए अपना दर्द छुपा लेता है। जोकर का किरदार जो मंच पर मुस्कुराता है लेकिन पर्दे के पीछे टूटता रहता है, यह राज कपूर खुद थे। इस फिल्म में उन्होंने अपना बचपन, पहला प्यार, असफल रिश्ते और कलाकार की तन्हाई सब कुछ उड़ेल दिया। ये उनका सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट था, ऐसा सिनेमा जिसे वह दिल से बनाना चाहते थे, न कि बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 6 साल लग गए। उन्होंने अपना पैसा, अपनी प्रतिष्ठा और RK स्टूडियो तक दांव पर लगा दिया। उस दौर में इतनी लंबी, 3 भागों में बंटी, भावनात्मक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना एक बड़ा जोखिम था। राज कपूर को यकीन था कि दर्शक इसे समझेंगे, क्योंकि यह सच्ची भावना से बनी थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हालात बिल्कुल उलट निकले। मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दर्शक उस समय इतने गहरे और आत्मविश्लेषण वाले सिनेमा के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें राज कपूर का हल्का फुल्का, रोमांटिक और सामाजिक व्यंग्य वाला रूप पसंद था, न कि एक टूटा हुआ जोकर। आलोचनाएं हुई, थिएटर खाली रहे और फिल्म ने राज कपूर को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह कर्ज में डूब गए। उन्हें अपना स्टूडियो गिरवी रखना पड़ा। एक ऐसा कलाकार
जिसने इंडियन सिनेमा को वैश्विक पहचान दी थी, अचानक खुद को असफल महसूस करने लगा। यह असफलता सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि भावनात्मक थी। राज कपूर चाहते थे कि उनकी सबसे सच्ची फिल्म को समझा जाए, महसूस किया जाए, लेकिन जिंदगी में उन्हें वह मान नहीं मिला। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। बॉबी 1973 के जरिए उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया और एक नई पीढ़ी को लॉन्च किया। बाहर से वह फिर वही शोमैन बन गए, लेकिन मेरा नाम जोकर का घाव उनके दिल में हमेशा रहा। राज कपूर अक्सर कहा करते थे कि उनकी यह फिल्म समय से पहले आ गई। वह सही थे। जैसे जैसे समय बदला, दर्शकों की समझ गहरी हुई, मेरा नाम जोकर को नई नजर से देखा जाने लगा। आज इसे भारतीय सिनेमा की सबसे ईमानदार और आत्मीय फिल्मों में गिना जाता है। यह एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है और कलाकार की पीड़ा की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति मानी जाती है। विडंबना यह है कि जिस सम्मान और समझ की राज कपूर को अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह उन्हें उनकी मौत के बाद मिली। उनका सपना था कि उनकी इस फिल्म को सही समय पर सही नजर से देखा जाए। आज वह सपना पूरा हो चुका है, लेकिन उनके बिना। राज कपूर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी कलाकार अपने समय से आगे चल पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो कीमत उसे अपने जीवन में चुकानी पड़ती है। मेरा नाम जोकर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस अधूरे सपने की गवाही है जिसे दुनिया ने देर से पहचाना। ठीक उसी तरह संजीव कुमार की जिंदगी और अभिनय हमें यह याद दिलाते हैं कि सिनेमा केवल पुरस्कार और प्रशंसा तक सीमित नहीं होता। उनके लिए अभिनय कोई कला नहीं, बल्कि एक साधना थी, एक ऐसा माध्यम जिसमें वह अपने भीतर की संवेदनशीलता और अधूरापन पर्दे पर उतारते। गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा। शोले में ठाकुर बलदेव सिंह की खामोशी हो, आंधी में एक परिपक्व और संवेदनशील पति का किरदार, या कोशिश में एक मूक व्यक्ति की पीड़ा, संजीव कुमार हर भूमिका में इस तरह घुल जाते थे कि अभिनेता दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ किरदार रह जाता था। वह उम्र से पहले परिपक्व दिखने वाले अभिनेता थे, जिन्होंने युवा उम्र में ही बूढ़े किरदार निभा लिए और उन्हें अमर बना दिया। लेकिन पर्दे पर इतनी जिंदगियां जीने वाले इस इंसान की अपनी जिंदगी हैरान करने वाली तरह से खाली थी। दुनिया उन्हें संजीव कुमार के नाम से जानती है, लेकिन घर परिवार और अपनों के बीच वे हरिहर जेठालाल जरीवाला नहीं, बस हरिभाई थे। उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में एक गुजराती परिवार में हुआ था। परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हुआ। वह सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई किशोर और निकुल और एक बहन गायत्री थी। परिवार में पुरुषों पर जैसे कोई अभिशाप सा था। कोई भी 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाता था। उनके दादा, पिता और बाद में भाई भी कम उम्र में हार्ट अटैक से चले गए। संजीव को यह अच्छी तरह पता था, और शायद यही वजह थी कि वह युवा उम्र में ही बुजुर्ग किरदार इतनी गहराई से निभा लेते थे। एक बार अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे पूछा कि इतनी कम उम्र में बूढ़ों के रोल क्यों इतनी शिद्दत से करते हो? संजीव ने मजाक में जवाब दिया, मैं असल जिंदगी में बूढ़ा होने वाला नहीं हूं, क्योंकि परिवार के पुरुष 50 से ज्यादा नहीं जीते, तो पर्दे पर ही बुढ़ापा जी लूंगा। वह बेहद सादगी पसंद इंसान थे और निजी जीवन में भी किसी दिखावे के कायल नहीं थे। उनके दिल में भी सपने थे। एक घर से सच्चा प्यार करती थी और शादी के लिए भी तैयार थी, लेकिन संजीव कुमार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। शायद उनके मन में अब भी कोई अधूरापन था, या शायद परिवार की उस जेनेटिक बीमारी और कम उम्र की पूर्वानुमान ने उन्हें रिश्ते निभाने से रोक दिया, क्योंकि वह किसी को विधवा या अनाथ नहीं छोड़ना चाहते थे। इस एक ना ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि सुलक्षणा पंडित की जिंदगी को भी एक अलग मोड़ दे दिया। संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की, लेकिन पारिवारिक दर्द ने उन्हें और अकेला कर दिया। छोटा भाई निकुल 1984 में चला गया। फिर संजीव खुद और उसके सिर्फ 6 महीने बाद मध्य भाई किशोर भी हार्ट अटैक से गुजर गए। उम्र बढ़ती गई, काम चलता रहा, लेकिन निजी जीवन में एक गहरी खामोशी बसती चली गई। वह बीमार भी रहने लगे। दिल की समस्याएं उन्हें कम उम्र से ही परेशान करने लगी थी। वही पारिवारिक अभिशाप। कहा जाता है कि भावनात्मक अकेलापन
अनकही इच्छाएं और परिवार की एक के बाद एक मौतों का दर्द इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। संजीव कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 6 नवंबर 1985 को महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। यह उम्र अभिनय के लिहाज से और जिंदगी के लिहाज से भी बहुत छोटी थी। वह अभिनेता जो दूसरों की कहानियों को पर्दे पर पूरा करता रहा, अपनी कहानी अधूरी छोड़ गया। संजीव कुमार का सबसे बड़ा सपना था एक अपना परिवार, एक ऐसा घर जहां वह सिर्फ अभिनेता नहीं, एक इंसान बनकर जी सके। वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने जो किरदार हमें दिए वे आज भी जिंदा हैं। उनकी अदायगी हमें यह सिखाती है कि सफलता और सम्मान सब कुछ नहीं होते। इंसान के दिल में कुछ खालीपन ऐसे भी होते हैं जिन्हें शोहरत नहीं भर सकती, और कभी कभी पारिवारिक दर्द इतना गहरा होता है कि वह जीवन भर साथ चलता है। संजीव कुमार चले गए, लेकिन उनकी खामोश आंखें, उनकी गंभीर आवाज और उनका अमर अभिनय आज भी हमें याद दिलाता है कि कुछ सबसे महान कलाकार सबसे अधूरी और दर्द भरी जिंदगियां जीते हैं। ये तीनों महान कलाकार गुरुदत्त, राज कपूर और संजीव कुमार पर्दे पर हमें हंसाते रहे, रुलाते रहे, सोचने पर मजबूर करते रहे। तीनों की तकदीर अलग थी, लेकिन तन्हाई की भाषा एक सी थी। लेकिन पर्दे के पीछे वो खुद अकेले थे, अधूरे थे। उनकी तालियां आज भी गूंजती हैं, उनकी फिल्में आज भी जीवित हैं, पर उनकी आंखों में छुपा वो खालीपन, वो अनकही उदासी आज भी हमें चुपके से पूछती है, क्या वाकई शोहरत सब कुछ है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ तालियां और पुरस्कार हैं? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे चमकदार सितारे भी अंदर से सबसे ज्यादा अंधेरे में डूबे होते हैं, और सबसे खूबसूरत सपने सबसे नाजुक भी। ये कलाकार चले गए, लेकिन उनकी अधूरी कहानियां हमें यह सिखा गईं कि जिंदगी को पूरा करने के लिए तालियां काफी नहीं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा सुकून चाहिए। उनके नाम पर एक पल खामोशी और अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत करीब बैठा कलाकार भी अपने अधूरे सपने चुपके से जी रहा हो।